नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम लोग 2018 पीटी का विश्लेषण देखे थे। अब हम लोग 2019 का देखेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया एक कथन कि दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वो निश्चय ही अनोखा होगा। मित्रों, हम लोग जिस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं वो उसकी प्रक्रिया ऐसी है जो स्वाभाविक रूप से अपने थॉट प्रोसेस को और अपने विचारों को उच्च रखने के लिए बाध्य करती है, और इस परीक्षा की ये मांग भी है जो हमें पूरे प्रक्रिया में सहायक सहायक होगी। साथ ही ये मेंस और अन्य GS4 जैसे पेपर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मुगल के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों विकल्प बिल्कुल ही समझ के आधार पर दिया गया है कि जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़ अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। देखिए, शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि बाध्यता जैसे शब्द जो अक्सर जो सतर्क होने के लिए पर्याप्त है। जब भी ऐसे शब्द आए हम लोग सतर्क होकर उसे अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में जानते हैं, और मध्यकालीन इतिहास का तो ये सामान्यतः मुगल के बारे में जब पढ़ा जाता है उसका ये सामान्य दोनों ही जागीरदार और जमींदार सामान्य है, ये सही। अब दूसरा देखते हैं कि जागीरदारों के किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदार के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। अगर किसी को सामान्य समझ भी होगी, जैसे हम लोग पढ़े थे कि भूमि सुधार आंदोलन या फिर बाद में जो सरकारी स्तर पे हदबंदी और भूमि सुधार कार्यक्रम जो चलाए गए थे, तो उसमें ये ज़मींदारों के पास जो अकूत ज़मीन होता था उन्हीं का हदबंदी किया जाता था। तो ये उसमें देखेंगे ना, तो ये जो लिखा हुआ है कि वंशानुगत नहीं होता है वो गलत है, और पहला जो है वो पहला जो विकल्प है वो भी गलत है, यहाँ डी होगा। अभी अब क्या करना है कि देखिए, इसके मुगल जो शासन व्यवस्था थी उसके अतिरिक्त मध्यकाल में ही अन्य जो वंश थे उसमें जो भू व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था या अन्य कोई भी वंश का जब हम लोग पढ़ते हैं, चाहे ये मुगल वंश हो या फिर गुलाम वंश हो या फिर दक्षिण भारत का मराठा साम्राज्य, विजयनगर और कोई भी चोर चेल पांड्य, उसके बारे में इसी तरह से पढ़ेंगे कि वहाँ की व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि चोल की मुख्य विशेषता क्या थी, कि वो भी केंद्रीकृत था, ग्रामों को स्वायत्तता थी। इन सब बातों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। और दूसरा कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जब किसी भी प्रश्न में जब विकल्प दिया जाता है चार, उसमें सही या सही नहीं है, तो उसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसमें पहली बात यह है कि हम चारों को पढ़ेंगे, अन्यथा गलती हो सकती है। देखिए, मैं लिख भी रखा हूँ। तो इसमें पढ़ेंगे हदबंदी कानून पारिवारिक जरूरत पर केंद्रित था, न कि व्यक्तिगत जरूरत पर। दूसरा, भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। अब आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। देखिए, नगदी फसल का इससे लेना देना कुछ नहीं। अब जिनके पास पहले जब भूमि नहीं था और उनके पास भूमि का, तो केवल नगदी ही क्यों उपजाएगा। वो तो हो सकता है ना कि अपने खाद्य सुरक्षा के लिए पहले, और सामान्य से ये विचार है या सोचो किसी की भी होती है कि अगर हमारे पास जितना ज़मीन है, सबसे पहले अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद ही कुछ नगदी फसल या अन्य कोई भी फसल को लगाएंगे या उपजाएंगे। दूसरा, वो जो चौथा है, भूमि सुधार में हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। देखिए, ये तो सही नहीं है। अब इसको पढ़े, हदबंदी क्या था वो उसको पढ़ लेंगे। और देखिए, ये मेंस का एक विशेष टॉपिक है, इसमें कोई विशेष बात है, मतलब तर्क कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। पर
अब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील जो विकल्प है वो बी ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। तो यही उत्तर है इसका। तीसरा करंट अफेयर का है, इसमें जानते हैं तो जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते हैं। पूछा गया है कि वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। अब अपना काम क्या है कि हम यहाँ जो जो विकल्प दिया गया है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही उसके द्वारा कौन कौन से सूचकांक और रिपोर्ट लाए जाते हैं उसके बारे में भी जान लेंगे। और ये मेंस में भी काम देगा, एसए में भी काम देगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग लिख कर ये इसके बारे में पता है कि विश्व बैंक में कौन कौन सी सूचनाएं हैं, उसमें भारत का रैंक क्या है, कभी भी लिखना हो ऐसे में कहीं भी तो इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी आए बहुत सी रिपोर्टें आती है, उसको ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूरा डिटेल से ध्यान करके रखिए, कहीं नोट्स बना लीजिए या है तो उसको रिवाइज कीजिए। चौथा है कि चार्टर्ड एक्ट, जितने भी चार्टर्ड एक्ट हैं 1813 से लेकर 1935 तक, सबको अच्छे से एक एक शब्द और उसकी एक एक शब्द मतलब उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर बार पूछा गया 2019 में और 2021 में भी पूछा गया था, थोड़ा जटिल किया गया था, फिर भी अगर थोड़ा उस समय का ध्यान में रखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ के रखे होंगे तो उससे आसानी से निकाला जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे 2021 में। अब देखिए क्या पूछा है, इसके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधा एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज का संप्रभुता को सुदृढ़ किया। स्वाभाविक है कि जितने भी आए थे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 सब में तो यही प्रयास किया गया था। थोड़ा तो जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली और उनकी स्थिति मतलब उनका पावर ये सब जैसे जैसे बदला वैसे वैसे उसकी प्रकृतियाँ बदली, पर ये मूल बातें थी। तो अगला देखते हैं, भारत के का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। अभी नहीं, आगे आगे का जो देखते अधिनियम देखेंगे उसमें ऐसा था, इसमें नहीं है। ये यहाँ क्या कि इसमें जो बड़ा होता है जिसमें 2-3 कथन, कभी कभी 4-4 कथन दिए होते हैं, और अगर वो 4 कथन हो बहुत बड़ा हो, कभी कभी एक पेज के आधे पेज में देखिएगा तो एक ही प्रश्न पूछ लिया गया है, तो उसमें क्या है कि पीछे से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसमें दो अक्सर 3 या तीसरा चौथा विकल्प होता है। 5वां प्रश्न है, इतिहास से स्वदेशी आंदोलन। अब हम लोग देखिए उसमें पढ़ेंगे, पीटी के सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है कि जितनी भी घटना है, तो घटना में क्या पूछा जाता है, घटना में जितने उसके व्यक्तित्व हैं उससे संबंधित पूछेंगे, उसका उसका कारण पूछेंगे, प्रभाव पूछेंगे। प्रभाव ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी घटना का प्रभाव पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। केवल स्वदेशी आंदोलन ही नहीं बल्कि जितने भी आंदोलन हुए थे, मुख्य मुख्य आंदोलन, उनका क्या प्रभाव पड़ा था, और गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन तो उसको विस्तृत रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, इसमें दोनों ही होगा। और इसमें बहुत सी संस्थाएं आई थी, उसके संस्थापक कौन थे, कौन सी कंपनियां आई थी, उस सब को ध्यान में रखेंगे स्वदेशी आंदोलन के समय। छठा है कि आंदोलन और संगठन और उनके लीडर, ये सामान्य इतिहास की सामान्य बात है, और क्या तथ्यात्मक है, पढ़े हुए हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखिए मैं क्या क्या हूँ, कब कब हुआ, इसको लिख के रख दिए, हो सकता है कि कभी इसका क्रम पूछ लिया। और यहाँ देखिए महात्मा गांधी और इनके द्वारा, और ये अखिल भारतीय किसान सभा है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और पढ़ के देखिए कि सचिव वगैरह कौन थे। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसी को ई वी रामास्वामी है, इनके इनका योगदान बहुत मतलब सामाजिक परिवर्तन में दक्षिण भारत के समाज में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बारे में अच्छे से भी पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, पढ़े हैं, सही है, नहीं तो नहीं होगा। 8वां है, निम्नलिखित में किस उपहारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के स्थल रूप चित्र के साथ रन्नो अशोक राजा अशोक लिखित है। तो अब देखिए कि अशोक के काल में जो अभिलेख है वो तो आर्ट एंड कल्चर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उसके बारे में कोई भी सीरियस उम्मीदवार है उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से करना होगा। उसकी भाषा कहाँ कहाँ है और कौन कौन से शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख क्या है, स्तंभ कौन कौन से हैं, सबके बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि किस किस शिलालेख में कौन कौन से विषय के बारे में बात किया गया, इसको भी ध्यान रखना होता है।
इसको जाकर के पूरे अच्छे से प्रयास कीजिए कि पढ़ें। आपके साथ जितने भी शिलालेख और अन्य स्थापत्य कला हैं और इनके बारे में सांची, शाहबाज गढ़ी और शाहगौरा के बारे में ध्यान कर पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, जैसा हर बार 2021 को छोड़कर लगभग हर बार ही जैन बौद्ध के में से किसी के बारे में 1-2 प्रश्न रहता ही है, वैसे ही इसमें भी है। और देखिए इसमें क्या है, महायान, और उसमें जो बेसिक भी अगर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें पता रहता है कि महायान क्या है और हीनयान क्या है। इसके सबसे भी पता चलता है कि महायान व्यापक था और इसलिए इसके जितने भी जो गुण होंगे वो प्रगतिशील होंगे, कि बुद्ध में देवत्वारोपण और बुद्धिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। देखिए सब सही है। तो इसके बारे में फिर दोनों देख लेंगे, हीनयान के बारे में देख लेंगे, ये देखेंगे। फिर उसके जो ये पंथ उसमें विकसित हुए थे, बाद में जो सेक्ट्स हुए उनके बारे में भी देख लेंगे। फिर है गुप्तकाल के बारे में। मध्यकालीन में अक्सर ऐसा ही पूछा जाता है, जो मध्यकाल प्राचीन में अक्सर 1-2 शब्द उठा करके डायरेक्ट पूछ लेता है। यहाँ भी देखिए बिष्टि के बारे में पूछा है। प्राचीन इसमें क्या है, देखिए पहला, अगर जो ये तो पढ़े हुए तो भी हो जाएगा, नहीं पढ़े है ना, उसकी प्रकृति अगर पता है कि उस काल में कैसी समाज की प्रकृति कैसी थी तब भी पता चल जाएगा कि इसे राज्य के लिए जो है ना, आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः विद्यमान था। पूर्णतः हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ सामान्यतः नहीं होता है, कभी कभी एक्सट्रीम को जो सही है उसी को दे दिया तो हो सकता है। ब्लात श्रमिक प्राथमिक मजदूरी का हकदार होता है। आप सोच लीजिए उस समय में कौन सी मजदूरी, वो भी साप्ताहिक मजदूरी की बात है। और क्या है कि मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् परिश्रम के रूप में भेज दिया जाता था। ऐसा संभव हो सकता है अभी भी, अगर ऐसी बात हो तो ये समानता ऐसा सही नहीं लगेगा कि घर के जो सबसे बड़े बेटे हो उसको भेज देंगे, क्योंकि अगर मजबूरन भेजना ही हो तो लोग अपने इच्छा अनुसार भेजेंगे, अब बड़े को नहीं भेजेंगे क्योंकि इस पर दायित्व अधिक होता है। फिर है 11वां, इस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। अब देखिए स्थापत्य कला और मंदिर निर्माण कला जो भारत में विकास हुआ, उसके हर चरण में अलग अलग जो राजवंश थे उसका योगदान था, तो उसके बारे में लिखेंगे। और अपना एक लिख के रख लीजिए या एक कहीं लिखे हुए हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिए कि चालुक्य का क्या था, चंदेल का क्या था, राष्ट्रकूट का क्या था, विजयनगर में ये कल्याण मंडप जोड़ा गया, बाकी अन्य भी चीज़ें हुई हैं, तो उनके बारे में ध्यान अच्छे से तैयार करके रखिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। सही है। देखिए यहाँ देखिए दूसरा, कि दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली, पहला देखे थे कि वहाँ भी ऐसे ही प्रशासनिक व्यवस्था से पूछा गया था। इसी तरह यहाँ भी है कि इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जितने भी ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो आक्रमणकारी थे, बाहर से आए हुए थे, उनका जितना भी व्यवस्था था वो ईरानी, तुर्की, इन सब चीज़ों से प्रभावित था, तो ये दो गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के साथ अरकान में स्थित हुआ नहीं, कब आया है देख लीजिए। मीर बख्शी का कार्य क्या था वो देखिए, उसके साथ इसके साथ साथ और कौन कौन से पद थे उसको देखिए। यहाँ इस बार देखिए इक्ता प्रणाली के बारे में केवल यही पूछा है कि प्राचीन देसी संस्था है, बाद में इसके बारे में ही पूछ लिया जाए, इसकी विशेषता क्या थी, किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये सब ध्यान रखेंगे कब हुआ था। देखिए एनसीईआरटी में दिया विशेष एक बॉक्स के रूप में दिया हुआ है कि किनका जो जन्म और उनका मतलब जीवन काल कब से कब तक रहा है, कौन, और तो वहाँ से इसको कर सकते हैं, सबके बारे में दिया हुआ है। और ये दोनों ही टॉपिक कला संस्कृति और मध्यकाल दोनों में ही आता है, तो इसमें जानते हैं तो सही है, अन्यथा छोड़ के आगे बढ़िए, बाद में जब समय बचे तब इसको किया जाता है। इसमें दोनों गलत है। 14वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। सही है। इसके अफ्रीका के वगैरह जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में पढ़ेगा तो पता चलेगा। दूसरा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अच्छे से मतलब गांधी का युग संबंधित जो युग
वाला भाग है इतिहास को, उसको पढ़िएगा तो इसमें पता चल जाएगा। दूसरा है भारत के लोगों द्वारा जो है ना नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों को द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। सामान्य सी बात है, तो इसका बी है। आगे देखेंगे, इतिहास का ही है, व्यक्ति और उसके द्वारा जो पद धारित किया गया था वो है। तो ये ऐसा ना आप विशेष रूप से अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है उसके द्वारा, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं आपकी संविधान सभा में, बहुत इनके अतिरिक्त अन्य भी सदस्य थे, तो सबके बारे में नहीं पढ़ा जाता है। और सामान्य रूप से अगर आप इतिहास को एक तरफ से पढ़ेंगे क्रमबद्ध रूप से, तो ये सब हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो सब किसी से जल्दी नहीं बनता है, तो इन सब प्रश्नों से ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए, इतिहास का पूछा गया है कि मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, यहाँ जो कथन दिया होगा तो इसमें ना देखेंगे कौन अति मतलब सामान्य, अब कभी भी कथन दिया जाता है ना तो ध्यान रखेंगे कि कौन सबसे कॉमन है। ठीक, अगर एलिमिनेट करना हो तो पहले देखेंगे कौन सबसे कॉमन है, कौन थोड़ा अलग लग रहा है, कि इसमें डाटा यूज किया गया, कि इसमें किसी विशेष या संकीर्ण है, संकीर्ण। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने से कथन को एलिमिनेट करने में सहयोग होता है। देखिए, लिख के रख लिए कि रामतनु पांडे उनका मौलिक नाम था। मियाँ किन के द्वारा दिया गया था, तानसेन किन के द्वारा। तो देखिए, मियाँ जो था वो अकबर के द्वारा दिया गया था, तानसेन राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के, तो उनके द्वारा दिया गया था। दूसरा, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंधित द्रुपदों की रचना की थी। उसके बाद है कि तानसेन ने अपने संरक्षक तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अपने रागों का मौलिक रचना की। ठीक है, इसकी जो रचना कुछ रचनाएं थी वो है संगीत सार, विघ्नेश स्तोत्रम, वो लिखा। अब देखिए, तानसेन जो थे ना बहुत ही प्रसिद्ध थे और उनके नवरत्न में से एक था, अकबर के नवरत्न में से एक थे। तो अब उतने बड़े संगीतकार हैं तो रागों की रचना सामान्य बात है। तानसेन के संरक्षक होते थे, उस समय दरबारी कवि हुआ करते थे, संगीत सबका तो दरबार से ही संबंध था, तो ऐसा करना स्वाभाविक है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं संबंधित द्रुपदों की रचना की। हाँ, कि शुरू से लेकर के शुरुआत में वो जहाँ थे तो उस समय इसी तरह की रचनाएं वो किया करते थे। ठीक है, यहाँ है बीस विघ्नेश स्तोत्रम, तो उसका पहला होगा आंसर। फिर इसमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो जहांगीर, इसके बारे में जानिएगा। जहांगीर अपने आप को इतना बड़ा चित्रकार समझता था कि वो दावा किया करता था कि अगर मुझे कोई चित्र दिखाया जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि कब कला चित्रकार के द्वारा ब्रश रोका गया या बदला गया। वो सोच लीजिए कितना बड़ा चित्रकारी की समझ उनके पास होगी। तो यही सब इसमें देखिए, जहांगीर है, शाहजहां नहीं होगा क्योंकि उसके काल में स्थापत्य का हुआ था। हुमायूं वगैरह का देखिए उस समय जो है ना मुगल साम्राज्य स्थापित ही हो रहा था, तो उतनी कोई विशेष जो कला संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया गया था। और अकबर ऑल ओवर ऑलराउंडर जैसे थे, इसका प्रशासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि निम्नलिखित में तो कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। अब क्या करेंगे, इसके बारे में क्या है कि अगर आप लगातार मैपिंग करते रहे हैं, देखते रहे हैं, तभी आपका होगा। दूसरी बात यहाँ से क्या हम लोग सीख सकते हैं कि जितना दिया है अन्य जो है मानस नेशनल पार्क, नौरा घाटी नेशनल पार्क और फूल की घाटी, इस सब के बारे में जानेंगे। नामदफा क्या अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें क्या होता है ना कि अब एक के बारे में सब कुछ जानकारी नहीं रखी जाती है। देखिए, जलवायु अगर जोग्राफी का जलवायु पढ़ रखे हैं और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान है कि कौन कौन कहाँ है, उसको मैप में देख लिए, तो उससे आप मिला करके कॉमन सेंस के आधार पे, या फिर भाई जब पढ़े हुए हैं तो अगर समझ है कि कहाँ किस तरह की जलवायु पाई जाती है तो वो हम लोग उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ देखिए, घाटी से संबंधित क्या है कि जितनी भी घाटी है ना, फूल की घाटी है, साइलेंट वैली है, न्योरा वैली है, और भी जो अलग अलग राज्य में इसमें ये न्योरा वैली तो पश्चिम बंगाल में है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कुछ घाटियाँ हैं, उसके बारे में जानिए। फिर देखिए, अटल इनोवेशन करंट अफेयर तथ्यात्मक, जान रहे तो सही है, नहीं तो नहीं। नीति आयोग के बारे में अभी बाकी जितने भी रिपोर्ट हैं उसके बारे में भी पढ़ लेंगे।
और इस सब बारे में देखिए इसका भी सही है कि डिपार्टमेंट जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हैं उसके उनके द्वारा भी बहुत से ये परियोजनाएं चलाई जाती है, तो ध्यान में रखा जा सकता है कुछ ये सब अभी करंट अफेयर मतलब ये सब ज़्यादा इसमें करंट अफेयर में रहता है कि कौशल विकास अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इन सब चीज़ों में जो महत्वपूर्ण ये परियोजनाएं हैं उसके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक और जो पढ़ा हुआ है उनसे होगा, अन्यथा नहीं ये है। बाकी इस जैसे कि जून की 21वीं तारीख से शुरू कहाँ रहता है, बाकी कब कब कहाँ रहता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। वो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा उनका प्राचीन वर्ल्ड में प्रचलित किया गया। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। या IR पढ़े होंगे तो उसमें भी पता होगा, हिस्ट्री में भी है ये सब चीज़ें। तंबाकू कोको रबर, तंबाकू कपास रबर कपास और कॉफ़ी गन्ना ये सब है, तो इसमें तब ये होगा तंबाकू कोको और रबर। इन्वायरमेंट का 22वां है KCI शेर प्राकृतिक रूप से जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, अक्सर ऐसा पूछा जाता है। देखिए पैटर्न यही सब सीखने की है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं हम सब जब का पढ़ रहे होते हैं तो इसमें यही सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि उनका क्या ये पूछने का क्या तरीका है, किसी भी जैसे कथन को कैसे बना रहे हैं, कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं विकल्पों को, और कि कथनों में इन्वायरमेंट में कैसा, इन्वायरमेंट में क्या कि नेशनल पार्क से किस तरह का पूछा जाता है, उसके बाद किसी जीव से पूछ रहे हैं तो उसके बारे में कैसे पूछते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए सच में यही है कि शेर जो है ना केवल यहीं एशियाई शेर जो है केवल जो भारत के गिर क्षेत्र में जो है गुजरात का वहीं पाया जाता है। सही है, दो कोबरा वाला प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ सिर्फ सिर्फ दोनों है, अगर आप ऐसे बिना जाने लगा दीजिएगा गलत हो जाएगा, कहीं कहीं सिर्फ सही होता है। अब विशेष रूप से इन्वायरमेंट के जो इन सब चीज़ों से पूछा जाता है किसी भी प्रजाति से संबंधित है तब। और गेंडा के बारे में तो कभी हो ही नहीं सकता है कि प्राकृतिक रूप से जो है सिर्फ भारत में, क्यों, क्योंकि देखिए जो असम है, असम के से साथ ही साथ ये भूटान लगा हुआ है, और उसके बाद नीचे और अगर उत्तर पूर्वी राज्य जो है भारत के राज्य उसके साथ साथ तो म्यांमार और ये भी है बांग्लादेश, तो ये सही नहीं है। ये तथ्य तथ्य आधारित था, इसे अगर समझ है, अगर आपने पढ़ रखा है बहुत व्यापक चीज़ों को पढ़ाया हुआ है तो वो हो सकता है। दूसरी बात पंढरपुर तिरुचिरापल्ली हम्पी नदी, अक्सर ऐसा पूछा 2021 में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इसमें ऐसा नहीं मिलान करने के वाला सुमेलित करने वाला नहीं था, उसमें कथन दिया गया था, तो ऐसा ध्यान रखेंगे, हर बार ऐसा पूछा जाता है। या तो नदी के पूछ लेगा, पठार पूछ लेगा, या किसी विशेष स्थान के बारे में पूछ लेगा कि ये है तो कहाँ, मतलब देखिए जो मैप बेस्ड जो होता है ना अप्रोच इन्वायरमेंट हिस्ट्री हिस्ट्री के मध्यकालीन और प्राचीन वगैरह में पूछा जाता है। अभी भी हम लोग पढ़े थे स्थान के बारे में, तो वो भी दूसरा दूसरा ये 7वां प्रश्न जो था वो भी हड़प्पा स्थल है, तो अगर आप मैप कर रखे हैं तो हो जाएगा आसानी से, नहीं तो नहीं होगा। इसका 1 और 2 होगा। तीसरा गलित है। और देखिए जो विजयनगर के समय जो ये हम्पी हम्पी जो है, हम्पी कहाँ हुआ था, मलप्परम चंद्र प्रभा पे हुआ था। एक भी निकालते हैं तो हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ देखिए बहुत अच्छा कभी कभी दिया हुआ रहता है कि अगर एक भी आप एलिमेंट करते हैं तो हो सकता है। फिर है 24वां, किसी दिए गए दिए किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्य में अधिकारी गरीबी रेखा अन्य राज्य की तुलना में उच्चतर है, क्यों? देखिए गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, सामान्य सा है। कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ये भी सामान्य है। सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। देखिए देखने से ये तीनों तीनों सही लगता है कि फिर चौथा देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। चारों लगभग एक जैसा ही है। तो इसमें देखिए इकोनॉमी का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको अगर उपयोग करते हैं तब पता चलेगा कि गरीबी रेखा मूल रूप से क्या होता है, कि गरीबी का जो गरीबी अपने यहाँ है उसके माप की क्या विधि है, खर्च विधि है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे ना तब होगा कि खर्च विधि है तो कीमत से उसको जोड़ करके निकाल देते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाव मेघ विरलन तकनीक का तथा समताप मंडल में सल्फेट सल्फेट वायु
विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। देखिए सल्फेट वायु विलयन, बेसिक साइंस में दिया गया है कि कभी भी कृत्रिम बारिश करनी हो ना तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ वही पूछा गया है कि कुछ क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए फिर क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए उष्णकटिबंधीय बारंबारता इस चक्रवातों के लिए, ये देखिए वो ये बहुत बड़ा है चक्रवात जो है ना, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत बड़ी घटना, ये भौगोलिक घटना, ये मतलब प्राकृतिक घटना है। उसके बाद पृथ्वी पर सौर प्रभाव, सौर पवन का अभी तो रिसर्च करके इसके बारे में जानकारी ही इकट्ठा किया जा रहा है, ये तो नहीं। फिर देखिए भूतलीय तापीय ताल को भूमंडलीय ताप को कम करने के लिए, यही है चौथा। ये चौथा है, इसका सही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। अगली बार फिर आगे के 25 प्रश्न देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।